हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर को, जो हुआ था 17 मार्च और शिफ्ट 2 में। उसके इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। साइड में आप देख रहे हैं टफेस्ट शिफ्ट ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2019, यानी कि उसकी सीएचएसएल 2019 की सबसे कठिन शिफ्टों में से एक है। सेकंड नंबर पे इसके एवरेज मार्क्स हैं, यानी कि 17 मार्च सेकंड शिफ्ट को 31.18 जो था वो एवरेज मार्क्स बच्चों के आए थे। ठीक है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एसएससी सीएचएसएल 2020 के एस्पायरेंट हैं और वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करें। सेम डे के जो फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ओएस जिसे बोलते हैं। गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन पहला है, जिसके ऑप्शन है अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, मोनार्की और डी है प्लूटोक्रेसी। तो ऑप्शन होगा इसका सी, मोनार्की। बाकी जो ऑप्शन है, अरिस्टोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट किसी समाज के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा चलाई जाती है, तो ये शब्द यहाँ पर सही नहीं होगा। ओलिगार्की जो है उसमें क्या है, शासन जो है वो समाज के बहुत प्रभावशाली कुछ सीमित लोगों के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि कुछ कम लोग होते हैं, अतः यहाँ ये शब्द भी फिट नहीं बैठता है। प्लूटोक्रेसी देखें तो प्लूटोक्रेसी में क्या होता है, शासन जो है समाज के सबसे धनी लोगों द्वारा चलाया जाता है, यानी कि रिच लोगों का, तो वो भी यहाँ पर फिट नहीं होता है। तो फिट कौन सा होता है, मोनार्की, यानी कि गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन जो होता है वो मोनार्की होता है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइंड। ऑप्शन है हमारे पास कनाल, शाफ्ट, आयल और लॉबी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाफ्ट। बाकी जो कनाल है वो नहर को कहते हैं, जिससे मतलब खेतों की सिंचाई की जाती है। आयल जो होता है वो चर्च, सिनेमा हॉल या फिर हवाई जहाज में आपने देखा होगा, जो सीट के बीचों में होता है, जो रास्ता चलने का, उसको कहते हैं गलियारा, गलियारा भी उसको कहा जाता है। ठीक है, और लॉबी क्या होती है, किसी घर भवन के ऐसे कमरे को कहते हैं जिससे होकर उस स्थान के अन्य कमरों में रास्ता जाता है। और शाफ्ट जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, वो एक ऐसी वस्तु होती है जिसके द्वारा भूमि से हम किसी खान, कोयले की खान, सोने की खान या किसी अन्य वस्तु धातु की खान में प्रवेश करते हैं। अर्थात ये एक पैसेज वे रास्ता होता है, और ये रास्ता कैसा होता है, लंबवत यानी कि वर्टिकल बना होता है, जैसे कि आप अभी ये फिगर में सॉरी पिक्चर में आप देख रहे होंगे, तो ऐसा नीचे को देखा होगा आपने जाते हुए, बहुत सी मूवी में भी देखा होगा। अभी एक सलमान खान की मूवी आई थी उसमें भी था। ठीक है, तो सीधा खड़े रूप में होता है ये माइन के अर्थात माइन में, ठीक माइन में जाने के लिए अंदर जब खुदाई होती है या तेल वेल निकाला जाता है तो उसमें सीधा खड़ा रास्ता होता है, वर्टिकल। ठीक, तो गाइज आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 से 4 तक जो है वो इम्प्रूवमेंट्स है, यानी कि ब्लॉक लेटर में जो लिखा है अगर ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम एंड आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास प्रिपेयरिंग, नो इम्प्रूवमेंट, विल प्रिपेयर्ड और मे प्रिपेयर। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी सही है, तो जब सही है क्वेश्चन तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो होगा मैंने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर ली है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम उसको आपके डाउट को एक्सप्लेन कर सकें और आपके डाउट को ख़त्म कर सकें। तो आगे मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सिद्धार्थ वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिगरसली। ऑप्शन इसके जो है वो हैं, सबसे पहला होगा इसका नो इम्प्रूवमेंट, वांटेड बिकमिंग, वांट्स टू बिकम और इज वांटिंग टू बिकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला है, वांट्स टू बिकम। ठीक है, इस बात का अगर सब्जेक्ट अगर हम देखें तो क्या है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ एक सिंगुलर है, ठीक है, सिद्धार्थ किसी का नाम है, सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। अतः यहाँ वर्ब जो है वांट, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वांट्स करना पड़ेगा। हमें पता है सिंपल प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है
तो एस या ईएस हम वर्ब में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वांट्स करना पड़ेगा। ऑप्शन डी जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि वर्ब वांट को कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इसलिए डी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और रिगरसली का मतलब जो होता है वो होता है कड़ाई से या फिर सख्ती से। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे अब। तो गाइज आगे मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से 6 तक जो है वो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, यानी कि किसी न किसी पार्ट में आपको एरर मिलेगी, वो आपको फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन है दिस फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। ऑप्शन है हमारे पास ऑन हायर फॉर द फंक्शन, बीन टेकन इन द कॉलेज और दिस फर्नीचर्स हैज। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर दिस के आगे जो फर्नीचर्स लिखा है वो गलत है। यहाँ पर हमें फर्नीचर करना होगा, यानी कि जो एस लगा है उसको हटाना होगा। क्यों हटाना होगा? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते। ठीक, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक, इसके ऑप्शन जो है वो है हमारे पास their family and friends likes to celebrate New Year's Eve with और plenty of people। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, likes to celebrate। तो एरर यहाँ पर क्या होगी, जो likes है यानी कि वर्ब में एस लगा हुआ एक्स्ट्रा, उसको हमें यहाँ पर हटाना होगा क्योंकि पीपल जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम सिंपल प्रेजेंट में एस या ई एस वर्ब में नहीं लगाते, इसलिए हमें यहाँ पर लाइक्स को लाइक करना होगा। ठीक, अगर इसकी हिंदी अगर हम देखें तो किसी खास दिन से ठीक पहले का दिवस है। ठीक, यानी कि नए वर्ष की पूर्व संध्या अपने परिवार और मित्रों के साथ मनाना पसंद करते हैं। ठीक, तो ईव का मतलब क्या होता है, पूर्व संध्या, किसी खास दिन से पहले के जो ठीक समय होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब। तो गाइज आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से 8 तक जो है वो है ईडियम से, यानी कि जो ब्लॉक लेटर में लिखा है उसका हमें मीनिंग बताना है। His guide asked him to pull up his socks if he wanted a good rank। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ड्रेस मोर केयरफुली एंड नीटली, गिव अटेंशन टू हिज अपीयरेंस आल्सो, तीसरा है टेक केयर टू बी मोर फॉर्मल और लास्ट है मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की यहाँ कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, पिक से भी आप समझ रहे होंगे। हिंदी में अगर मीनिंग देखें तो ये होता है कि सुधार हेतु पहले से भी अधिक प्रयास करना। ठीक है, यानी कि आपको पहले से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर है वी इंजॉयड वॉचिंग द फिल्म बिकॉज इट वॉज अ डाउन टू अर्थ डिपिक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ऑप्शन हमारे पास है शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, बी है प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग, फैंसीफुल एंड ड्रीम लाइक और लास्ट है प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट, जैसे कि आप पिक्चर से भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम एक्सप्लेन में देखें तो एक्सप्लेन करने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट का मतलब होता है व्यवहारिक और प्रत्यक्ष। ठीक है, हिंदी में अगर अनुवाद देखें सेंटेंस का तो ये होगा हमने फिल्म को देखने का आनंद उठाया क्योंकि इसमें आधुनिक जीवन का व्यवहारिक और प्रत्यक्ष चित्रण किया गया था, अर्थात बड़े ही सीधे और सरल तरीके से दिखाया गया था, घुमा फिरा के उसमें नहीं दिखाया गया था। ठीक, तो गाइज आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक जो है वो है जंबल सेंटेंस। और जंबल सेंटेंस के बारे में हमने सीखा था पिछली 2 वीडियो में कि हमें केवल 2 सेंटेंस का क्रम देखना है, ना कि चारों का। ठीक है, 2 सेंटेंस का क्रम हम मिला लेंगे तो वो ऑप्शन में हमें मिल जाएगा। ठीक है, और 99% ये केस होता है कि वो 2 ऑप्शन का क्रम जो 2 सेंटेंस का क्रम बनाएंगे वो ऑप्शन एक ही में होगा। ठीक, तो जंबल अभी हमारे सामने है और इसमें अगर हम सेंटेंस जो है क्यू में देखें तो क्यू में है इट वॉज क्वाइट डार्क बाई द टाइम रमन टर्न इन टू द लेन एंड रीच द टेम्पल, यानी कि रमन जो है वो मंदिर पहुंचता है। और सेंटेंस पी में बताया गया फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ ही हैड नोटिस दैट देयर वाज नो वन इनसाइड, यानी कि बाहरी प्रवेश से वो नोट करता है कि अंदर कोई नहीं है। तो स्पष्ट है कि मंदिर के ही बाहरी प्रवेश की बात हो रही है और मंदिर के अंदर की नहीं। तो वाक्य जो क्यू और पी का है वो सही क्रम बनेगा, वो है हमारे ऑप्शन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो सी होगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमारे सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें सेंटेंस क्यू में तो सेंटेंस क्यू में बताया गया है कि
अ न्यूली बिल्ट हाईवे कनेक्ट्स मंडेला टू द सिटी ऑफ रंगून नाउ कॉल्ड यंगून, यानी कि यंगून जो है वो किसे कहा जाता है। और सेंटेंस एस में देखें तो यंगून इज फेयरली टिपिकल ऑफ एनी डेवलपिंग सिटी इन एशिया, स्टैंडिंग एज इट डज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, यानी कि एस में बताया गया कि यंगून क्या है, ये सिटी एशिया के किसी भी अन्य विकासशील यानी कि डेवलपिंग सिटी जैसी ही है। तो ये दोनों सेंटेंस का सही क्रम निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है। अर्थात सेंटेंस दो का जो सही क्रम होगा हमारा वो क्या होगा, क्यू और एस का होगा। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन देखें अपने तो क्यू एस का जो क्रम है वो हमें ऑप्शन सी के अंदर मिलेगा। तो डेट मीन कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो 10th का भी सी होगा और 9th का भी सी होगा। तो गाइस आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू 12। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि जो बेस्ट ऑप्शन होगा करेक्ट होगा वो इसमें ब्लैंक में फिट करना है। द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप विल स्पेस है अ बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेट टीम। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास हैं इसके पोज, पिक, प्लेस और पुट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पोज। ठीक है, पोज आ वरी, पोज आ प्रॉब्लम, पोज आ डिफिकल्टी, पोज आ रिस्क, पोज आ थ्रेट, किसी के लिए चिंता, समस्या, दुविधा, खतरे आदि का कारण बनना होता है। हिंदी में अनुवाद अगर करें, भारतीय मजबूत बल्लेबाजी भारत में आने वाली क्रिकेट टीम के लिए बड़ी दुविधा का कारण बनेगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। द मिनिस्टर सेड एनीवन यूजिंग ड्रोन्स विल हैव टू रजिस्टर देम ऑन एन स्पेस है पोर्टल। ऑप्शन हमारे पास है एविएशन, एरोप्लेन, एयरपोर्ट, एयरलाइन। तो करेक्ट होगा ए यानी कि एविएशन। यहाँ ड्रोन का मतलब बिना चालक का विमान और एविएशन का मतलब विमानन, अर्थात विमानों को उड़ाने बनाने उनका रखरखाव करने से संबंधित क्रियाकलाप। अब पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट। अगर इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद देखें तो ये होगा कि मंत्री महोदय ने कहा बिना चालक के विमानों का प्रयोग करने वालों को विमानन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, एरोप्लेन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि किसी एरोप्लेन की कोई अपनी वेबसाइट पोर्टल नहीं होता है। एयरपोर्ट और एयरलाइन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बात किसी विशेष एयरपोर्ट या एयरलाइन की नहीं हो रही, बात हो रही है पूरे विभाग की। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस आगे मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 टू 14 जो है वो है सिनोनिम से, यानी कि हमें सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हमें बताना है ऑप्शन में देख के। और वर्ड है हमारा कोव, जिसका अगर हम मीनिंग समझे तो होता है एन एरिया ऑफ सी डेट इज पार्शली सराउंडेड बाई लैंड। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे और इसका आंसर करेंगे हॉलो, पेट, क्रेटर और बे। तो इसका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन यानी कि बे। और अगर इसका मीनिंग देखें तो होलो का मीनिंग होता है घाटी, पिट का मतलब होता है गड्ढे और क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी पहाड़ के मुख, और कोव और वे का मतलब होता है खाड़ी। ठीक है, हिंदी में इसको अगर समझे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में है हमारा वर्ड सर्ज। ठीक है, सर्ज का मतलब होता है तेजी से चलना या गति करना। ऑप्शन है स्मूथ, क्लीन, रश, हाइजेनिक। तो जैसे हमने बताया मीनिंग, इसका ऑप्शन जो होगा सी वाला करेक्ट होगा, यानी कि रश का मतलब होता है तेजी से चलना या फिर गति करना। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 टू 16 जो है वो एंटोनिम से हैं, यानी कि अपोजिट मीनिंग हमें इसका बताना है। हमारा वर्ड है मेडल और ब्रैकेट में आप वी देख रहे हैं, इस वी का मतलब है वर्ब, यानी कि हमें एज अ वर्ब की तरह ट्रीट करना है। मेडल का मतलब होता है कि किसी के मामलों में जरूरत से ज्यादा रुचि लेना या पराई चीज से छेड़छाड़ करना, हस्तक्षेप करना होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है इग्नोर, प्राइज, फोर्टिफाई और सपोर्ट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन यानी कि इग्नोर। ठीक, क्योंकि इग्नोर का अर्थ होता है मामलों को नजरअंदाज करना, ठीक है, या फिर उनमें कोई रुचि नहीं दिखाना। आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर है हमारा क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में वर्ड है हमारे पास रूफुल। ठीक, रूफुल का मतलब होता है उदास। ठीक है, ऑप्शन है जॉयफुल, रिग्रेटफुल, स्पाइसी और फ्रेग्रेंट। ठीक, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा जॉयफुल, क्योंकि उदास का जो अपोजिट होगा वो खुशी होगी और खुशी को इंग्लिश में जॉयफुल ही कहते हैं। ठीक, तो गाइज आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 टू 18 जो है वो स्पेलिंग से, यानी कि करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। तो पहला है सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग।
ठीक है, 3 गलत होंगे, एक सही होगा। ऑप्शन है हमारे पास कंटेम्प्चुअस, एग्रेसिव, बिस्किट्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, कंटेम्प्चुअस। बाकी एग्रेसिव की अगर स्पेलिंग देखें तो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रही होगी, डबल एस का यूज़ करना है हमें। बिस्किट्स की ये सही स्पेलिंग है, ठीक। बाकी इंसेक्ट्स की ये आप ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं वो करेक्ट स्पेलिंग होगी। कंटेम्प्चुअस का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण। ठीक है, तो गाइस आगे मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यहाँ पे 17 बाई मिस्टेक हो गया है। ठीक है, सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, तो एक सही होगा, 3 गलत होंगे। ऑप्शन है पाइटी, सर्टेनिटी, नोटोराइटी, विजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो है ए, पाइटी। बाकी अगर हम देखें सर्टेनिटी में तो TAINTY स्पेलिंग लास्ट में होती है। नोटोराइटी की अगर स्पेलिंग देखें तो यहाँ भी आर के बाद IE होगा, ठीक है, ना कि ई। और विजिबिलिटी में भी हम देखेंगे तो Z नहीं होगा, यहाँ पर S होगा। ठीक, और पाइटी का अगर हम मीनिंग देखें तो पाइटी का मीनिंग होता है धर्म या फिर ईश्वर के प्रति गहन आस्था को हम क्या कहते हैं, पाइटी बोलते हैं। ठीक, तो गाइज आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, यानी कि नरेशन जिसे बोलते हैं। सेंटेंस है हमारा, धीरज सेड दैट ही हैड बीन टू गोवा द प्रीवियस ईयर आल्सो। सेंटेंस को अगर देखें तो हमें पता लगेगा कि ये इनडायरेक्ट में है। ठीक है, इसे हमें डायरेक्ट में लेके आना है। क्यों? क्योंकि डेट का यूज हुआ है और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट में हमें इसको लेके आना है। सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो ही हैड बीन दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस तब किया जाता है जब डायरेक्ट स्पीच में टेंस या तो सिंपल पास्ट में दे रखा हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हो, या फिर पहले से ही पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा हो। अगर चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है और ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, परंतु यहाँ सी सही नहीं होगा, तो सी एलिमिनेट हो गया हमारा यहाँ पे। अब अगर ऑप्शन ए को देखें तो दो वजहों से ये यहाँ पर गलत होगा। कैसे? एक तो वर्ब यहाँ पर टोल्ड यूज हुई है, टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा लास्ट के पहले यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया गया है, दा का। ठीक, तो दा का यूज यहाँ पर गलत है, टाइम बताने वाले सबसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ से ए भी एलिमिनेट हो गया। अब अगर ऑप्शन हम देखें अगला वाला बी वाला, तो वो इसलिए गलत होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो प्रयोग में जब लाया जाता है जब कही गई बात का कोई पास्ट टाइम ऑफ रेफरेंस दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर कोई रेफरेंस भी नहीं दिया गया है। या फिर हम दूसरी चीज यहाँ पर देखें, द प्रीवियस ईयर दे रखा है जो कि सेंटेंस में ऑलरेडी है, इसको हमें क्या करना था, लास्ट ईयर करना था, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, धीरज सेड आई हैव बीन टू गोवा लास्ट ईयर आल्सो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा एक्टिव पैसिव या फिर पैसिव वॉइस जिसे बोलते हैं। वी हैव चूजन द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट टू बाय। ठीक है, तो सेंटेंस अगर देखें तो हैव चूजन दिया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है हमारा। और प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हैव हैज के साथ बीन का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी होती है, तो वर्ब हमें नहीं फाइंड करनी है इसमें ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखें, द बाय इज बीइंग चूजन दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हैव या हैज जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बीन होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। बी में अगर देखें तो हैड बीन चूजन है, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी वाला अगर देखें तो कैन बी चूजन दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर डी देखें तो हैज बीन चूजन, जो कि हमने बताया कि हैव या हैज के साथ बीन लगा होना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसमें वो करेक्ट होगा। ठीक है, और हैज का जो यूज हुआ है वो इसलिए हुआ है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, यानी कि कलर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज का यूज किया ना कि हैव का। ठीक, तो गाइज आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक जो है वो क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे और जहां जहां ब्लैंक दे रखा है तो ऑप्शन के जरिए हम उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द फ्लाइट वाज पैक्ड, देयर वर स्पेस है, डेट मीन के 21 नंबर का हमें आंसर करना है ऑप्शन का। ऑप्शन हमारे पास है मोस्ट, ऑल, सेवरल और एनी, तो इसमें करेक्ट जो होगा वो है सेवरल, ऑप्शन सी। सेवरल का मतलब होता है अनेक या कई। ठीक है, इस अर्थ में मैनी, ऑल का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब इनके बाद कोई वर्ब हो, परंतु अगर हम सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस में जो वर्ब है वर वो पहले दी हुई है ना कि बाद में। सेंटेंस का अनुवाद जो होगा, हवाई जहाज यात्रियों से पूर्ण रूप से भरा हुआ था, उसमें कई माता पिता छोटे बच्चों के साथ थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देयर वर सेवरल पेरेंट्स विद स्मॉल चिल्ड्रन, स्पेशली
स्पेसिफिकली अ 3 ईयर ओल्ड बॉय और फिर स्पेस दे रखा है, ऑप्शन हमारे सामने है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट जो होगा वो ए वाला यानी कि इन होगा ऑप्शन। इनसाइड का प्रयोग यहाँ पर गलत होगा क्योंकि इस शब्द का प्रयोग कमरे, कार जैसी बंद वस्तुओं के अंदरूनी भाग में कुछ होने के लिए किया जाता है, परंतु कोई भी पंक्ति या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, इस तरह की बंद आकृति नहीं होती बल्कि खुली होती है, क्योंकि आगे रो दिया है ना। तो इन द रो खुली के लिए इन द रो इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके बाद फिर से मतलब ब्लैंक आ गया, यानी कि अब हमें क्या करना है यहाँ पर अपने ऑप्शन के जरिए इस ब्लैंक को फिल करना है। तो 23 नंबर के ऑप्शन देखते हैं हम। आर, हैड, वर और वॉज, इसमें 4 ऑप्शन में जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, वॉज। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, बॉय है, जो कि एक सिंगुलर है, इस वजह से हमने वर का यूज नहीं किया, वॉज का यूज किया है। ठीक है, हैड इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि इसके साथ वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम, परंतु दी गई वर्ब अनाउंसिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस बाई लेटिंग, फिर से स्पेस है और एयर पियर्सिंग श्रिक्स एवरी 45 सेकेंड। ठीक है, तो 24 नंबर का हम अब ऑप्शन देखते हैं। अक्रॉस, लीव, लूज और अवे। ठीक है, तो इसमें करेक्ट जो होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि लूज। और लेट लूज का मतलब होता है अनियंत्रित रूप से जोर जोर से आवाजें निकालना। एयर पियर्सिंग मतलब कानों में चुभने वाली। और श्रिक मतलब होता है चीख चिल्लाहट। हिंदी में अगर अनुवाद देखें, मेरे सामने वाली पंक्ति में बैठा 3 साल का एक लड़का कानों को फाड़ने वाली ध्वनि से चीख चीख करके हर 45 सेकंड में अपनी उपस्थिति का आवाज करवा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 25 का आंसर करेंगे। आई सेटल और स्पेस है होपिंग द किड वुड काम डाउन। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाउन। ठीक है, तो सेटल डाउन का मतलब होता है आरामदायक स्थिति में बैठना या फिर लेटना। हिंदी अनुवाद देखें, मैं शांतिपूर्वक आरामदायक स्थिति में बैठ गया इस उम्मीद में कि बच्चा शांत हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो एसएससी सीएचएसएल 2020 के एस्पायरेंट हैं। आप जिस जिस ग्रुप में हैं तो प्लीज़ उस ग्रुप में भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और एनालाइज कर सकें कि प्रीवियस ईयर के पेपर किस तरीके के आए थे और उनको किस तरीके से हमें टैकल करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आपका कोई सुझाव है या फिर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके जो भी आप चाहते हैं हमसे, हम उस पर खरे उतरें और जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकें आपका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।